हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जतिन बलोत्रा। कल हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करी थी, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड हो, चाहे कल का इम्पोर्टेंट डे हो। जो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड है और हम WHO के रिलेटेड भी है। तो आज का जो करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे के साथ। जो आज का इम्पोर्टेंट डे है डैट इज़ नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे। आप हमेशा सिविल इंजीनियर्स हो, मैकेनिकल इंजीनियर्स, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके वर्क्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। अगर किसी ने ब्रिज बनाया, वाह क्या ज़बरदस्त ब्रिज बनाया है। लेकिन एक इंजीनियरिंग की फील्ड ऐसी है जिसको हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, डैट इज़ थर्मल इंजीनियर्स। तो इनके वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए हम हर साल 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको डे और उसकी डेट को ध्यान में रखना है, ये डेट कब आती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और इंडिया को अलाउ कर दिया है कि वो अपना ट्रेड कर सकता है। जो अफ़गानिस्तान से गुड्स आती हैं वो वाया वाघा बॉर्डर इंडिया इंपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकलता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और इंडिया के ट्रेड को क्यों अलाउ कर दिया, उसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। तो हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि इस न्यूज़ की बैकग्राउंड है क्या। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि हमें ट्रेड को कैसे बढ़ाना है और साथ ही साथ हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के एयरपोर्ट्स, रेलवेज़, रोड्स, पोर्ट्स को यूज़ करेंगे अपने ट्रेड को बढ़ाने में। तो ये दोनों कंट्रीज़ का एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये 2010 में साइन हुआ था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि अफ़गानिस्तान चाहे तो बाया वाघा बॉर्डर इंडिया में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो अफ़गानिस्तान के ट्रक्स इंडिया में सामान लेके जाएंगे वो इंडिया में नहीं जाएंगे, वो वाघा बॉर्डर पे ही उस चीज़ को अनलोड करेंगे और उनके ट्रक्स वापस खाली आएंगे। मींस इंडिया अपना सामान लोड करके उन ट्रक्स में अफ़गानिस्तान नहीं भेज सकता। मींस कि इस एग्रीमेंट से अफ़गानिस्तान ही अपना सामान इंडिया में भेज सकता है, इंडिया नहीं। तो प्रोविज़न क्या है कि एग्रीमेंट परमिट्स अफ़गानिस्तान ट्रक्स access to Wagah border with India where Afghanistan goods will be offloaded onto Indian trucks but does not permits Indian goods to be loaded onto trucks for transit back to Afghanistan। अब इसी एग्रीमेंट की बैकग्राउंड में पाकिस्तान ने अलाउ किया है अफ़गानिस्तान को कि वो अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया में। तो आपको इसकी बैकग्राउंड भी जाननी चाहिए कि पाकिस्तान ने क्यों अलाउ किया। इंपॉर्टेंट यही होता है, कोई नहीं पूछेगा आपको कि पाकिस्तान ने कब अलाउ किया अफ़गानिस्तान को ट्रेड के लिए। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2010 में, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है WHO के रिलेटेड। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा काफ़ी 1-1.5 साल से कि US है वो काफ़ी सारी ट्रीटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है। अभी वो पेरिस एग्रीमेंट से भी बाहर निकल गया और कोविड-19 के चलते US ने WHO की फंडिंग भी रोक दी और उसने एक्यूज़ किया था कि WHO चाइना की साइड ले रहा है कोविड-19 में। तो अभी US ने फॉर्मली नोटिफाई कर दिया है यूनाइटेड नेशन को कि वो WHO से बाहर निकलेंगे और US ने उस डेट को भी डिक्लेयर कर दिया है कि जिस दिन वो WHO से बाहर निकलने वाले हैं वो है 6 जुलाई 2021 को। अब यहाँ पे न्यूज़ ये बनती है कि WHO का होगा क्या। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज WHO में जो सबसे ज़्यादा फंडिंग देता था वो US देता था। US की टोटल फंडिंग थी $450 मिलियन पर एनम और चाइना को जो साइड कर रहा था, चाइना की जो साइड ले रहा था WHO, ऐसा US बोलता है
चाइना बस 40 मिलियन डॉलर्स की ही फंडिंग देता है, यूएस से लगभग 10 गुना कम। तो अभी क्वेश्चन ये है कि WHO फंडिंग लेगा कहाँ से। और सेकंड, अभी आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि WHO फंडिंग के लिए भी काफ़ी सारे लोगों को बोल रहा है कि हमें फंडिंग दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूएस बाहर निकल गया तो WHO की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन दे रहा है। इस टाइम पे कोई भी कंट्री WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग नहीं दे रही, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा फंडिंग दे रही है, वो है बिल एंड मेलिंगा ऑर्गेनाइजेशन। बिल गेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे फंडिंग WHO को दे रही है। न्यूज़ यही है कि ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो WHO से बाहर निकलेंगे और उसकी डेट भी डिक्लेयर कर दी है, 6 जुलाई 2021 को WHO से बाहर निकलेंगे। आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि WHO से बाहर निकलने से WHO पे क्या असर होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या असर होगा। तो आप इन सब डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो टर्टल्स के रिलेटेड है। एक ऐप जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, खुरमा ऐप। ये ऐप है कि हमें टर्टल्स को इंडिया में सेव करना है। एम क्या है कि टर्टल्स कंजर्वेशन। अभी आपने सुना होगा कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और इंटरनेशनली देखा जाए तो हमारे पास सिटीज़ हैं। ये एक्ट कंजर्व और प्रिजर्व की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम इसको लोकल लेवल पे, इसको ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया ऐप गवर्नमेंट लेके आई है जिसका नाम रखा है खुरम ऐप। अब इसमें होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे कोई टर्टल है जिसको किसी ने पकड़ लिया, पोचिंग कर लिया, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है यार, कहाँ हम कंप्लेन करें, किससे बात करें। तो ये ऐप आपको क्या करेगी, जब आप इस ऐप में जाएंगे, ये ऐप आपको बताएगी कि आपके नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर कौन सा है जहाँ पे आप टर्टल्स को रख सकते हैं और रेस्क्यू टीम को भी बुला सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ ये भी बन सकती है इस ऐप को डेवलप किसने किया है। इसको किसी एक एजेंसी ने डेवलप नहीं किया है, ये 2 से 3 एजेंसी ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क है, इन कोलैबोरेशन विद टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया। इम्पॉर्टेंट है कि आपको याद क्या रखना है कि टर्टल कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है, इसका नाम है खुरम ऐप। क्यों लॉन्च की है, ताकि हम टर्टल्स को कंजर्व कर सकें, उनको सेव कर सकें। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, क्या फैसिलिटी है, ये एक रेस्क्यू सेंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हर सिविलियन को। अगर उसको पता चलता है कि टर्टल्स की पोचिंग हो रही है या स्मगलिंग हो रही है, वो इसके बारे में बता सकता है। हमें इसको लाना क्यों पड़ा, बिकॉज इंडिया में वीकली 200 से 400 टर्टल की स्मगलिंग और पोचिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक टर्मरिक के रिलेटेड है जिसका नाम है कुरकुमाइन। अभी रिसर्चर्स ऑफ IIT मद्रास, उन्होंने बोला है कि ये एक ऐसी टर्मरिक है जिससे कैंसर की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये कैंसर सेल को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, कुरकुमाइन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता है कि CBSE ने 30% 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस कम किया है। ये तो 30% था, इसकी अपोजिशन क्यों हो रही है, बिकॉज CBSE ने जो 30% सिलेबस कम किया है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे फेडरलिज्म है, सिटीजनशिप है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी, डीमोनेटाइजेशन एंड GST। तो अपोजिशन बोल रही है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपने बाहर निकाल दिए। तो आपको याद रखना है इस चीज़ के बारे में कि 30% सिलेबस कम कर दिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो इंडिया और ईरान के रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अभी देखो यार, इंडिया और ईरान का रिलेशन काफ़ी अच्छा था। आपने सुना होगा कि इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट डेवलप किया। इंडिया वहाँ पे रेलवे लाइन भी बिछा रहा था, बॉर्डर और
ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही थी। जैसे ही ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, यूएस ने धमकियाँ देने स्टार्ट कर दी कि जो भी ईरान से ट्रेड करेगा हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो इंडिया ने ऑयल लेना भी बंद कर दिया। तो एक आइसोलेशन में दोनों का रिलेशन चला गया। अब वहाँ पे प्रोजेक्ट भी बंद थे, रेलवे प्रोजेक्ट भी बंद था। तो उसी के रिलेटेड जैसे अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी लास्ट वीक कि रेलवे प्रोजेक्ट से भी इंडिया को ईरान ने बाहर निकाल दिया है। अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। ये एक फरजाद बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है। ईरान ने इंडिया को इससे भी बाहर निकाल दिया है। ये एक ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था जो इंडिया ने 2002 में स्टार्ट किया था और इंडिया ने $100 मिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। अब आपको न्यूज़ तो याद रखनी है कि दोनों के रिलेशंस अभी एक आइसोलेशन में जा रहे हैं, इंडिया और ईरान के। आपको चीज़ याद रखनी है, जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो केसेस आए थे ना वो ईरान में आए थे। तो कहीं ना कहीं ईरान और चाइना के रिलेशन तो था पहले। तो जैसे ही अभी चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ईरान में की है, तो ईरान ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंडिया से लेना वापस लेना स्टार्ट कर दिया है। उसी की ही एक लड़ी में ये प्रोजेक्ट भी ईरान ने इंडिया से वापस ले लिया है। नेक्स्ट एक बिल के रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ये हमारे इंडियन जो डायस्पोरा है जो कुवैत में रहते हैं उन पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। कुवैत ने अभी एक नया बिल लाया है जिसका नाम है कुवैत्स ड्राफ्ट रेजिडेंसी बिल। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में जाना होगा कि कुवैत है क्या, कुवैत इशू क्या है। कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है ना वो है 4.3 मिलियन, मीन्स 43 लाख। ये टोटल पॉपुलेशन है जिसमें से 3 मिलियन मीन्स 30 लाख पॉपुलेशन आउटसाइडर्स की है, फॉरेनर्स की है। मीन्स कुवैत में जो वहाँ के लोग हैं वो 13 लाख हैं और आउटसाइडर 30 लाख हैं, जिसमें से इंडियन 10 लाख हैं। तो कुवैत ने एक बिल लाया है कि हमें जो हमारे हमारे कंट्री में जो फॉरेनर्स रहते हैं जो लगभग 70% पॉपुलेशन है उनको रिड्यूस करके 30% तक लाना है। तो उसके रिलेटेड ये बिल है। अभी इंडिया के लोग वहाँ पे 10 लाख हैं तो उनको भी कम करेंगे। तो उनका टारगेट है कि पहले साल ये 70% से ये 65% लाएंगे और धीरे धीरे करके ये 30% तक लाएंगे। अब इसका इंडिया पे क्या असर होने वाला है? अब देखो, इंडिया का 10 लाख बंदा बाहर है। अगर ये धीरे धीरे सबको बाहर निकालेंगे, इनकी जॉब भी जाएगी, इंडिया में आएंगे। सेकंड, जो रेमिटेंसीज क्या होता है कि जो फॉरेन में हमारे इंडियंस के हैं वहाँ से जो कमा के इंडिया में भेजते हैं उस पैसे को हम बोलते हैं रेमिटेंसीज। ठीक है, तो रेमिटेंसीज भी इंडिया में कम होंगे। इसका काफ़ी बड़ा इंडिया पे इम्पैक्ट आने वाला है अगर ये बिल पास होता है। तो याद रखना, ये कुवैत ने एक रेजिडेंसी बिल लाया है जिससे वो अपनी कंट्री में जो फॉरेनर्स की पॉपुलेशन है वो कम करेगा, बिकॉज वहाँ पे कुवैत के लोग हैं ही कम, 13 लाख लोग हैं, फॉरेनर्स 30 लाख हैं। सो ये था आज का टोटल डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।